बिस्मिल्लाह कहते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। दिस इज इन आवर सेकंड लास्ट लेक्चर। और आज हम बात करेंगे एनीलॉजिक टूल की। विच इज़ यूज्ड फॉर द सिमुलेशन ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। ज़्यादातर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन करते हैं, बट इट्स ऑल्सो गुड फॉर एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। अच्छा, आप लोगों ने इवेंट बेस्ड जो सिमुलेशन थी उसका एल्गोरिथम देखा। सो इफ़ यू हैव एन एल्गोरिथम तो ज़ाहिर बात है यू कैन उसको तो किसी प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक, एंड देन यू कैन रन दैट प्रोग्राम और आप सिमुलेशन कर सकते हैं इवेंट बेस्ड सिमुलेशन। सो दैट इज़ प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्क्रैच से एक प्रोग्राम लिखते हैं। दिस इज़ द एक तरीका ये हो सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट यू राइट प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच, आप खुद एक प्रोग्राम लिखते हैं। सेकंड क्या हो सकता है कि आप स्क्रैच से प्रोग्रामिंग नहीं करते बट यू यूज सम प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स। एंड व्हाट इज मेंट बाय फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? वैसे अगर हम इसके लिटरल मीनिंग देखें तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ढांचा अवेलेबल होता है, ठीक। फ्रेमवर्क इज सम ढांचा, स्केलेटन। सो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क मीन्स कि वी हैव सम सपोर्ट अवेलेबल, ऑलरेडी हमें कुछ सपोर्ट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, और जो फंक्शनलिटी हम ऐड करना चाहते हैं हम उस प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क में फिर उसको यूज़ करके अपनी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव सम प्री डिफाइंड सपोर्ट, ठीक है। वी हैव सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सम प्री डिफाइंड फंक्शंस, और उसमें फिर हम अपनी फंक्शनलिटी के लिए फंक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कभी MVC पैटर्न यूज़ किया हो फॉर वेब डेवलपमेंट तो इसमें क्या होगा? इट्स अ फ्रेमवर्क। व्हाई इज इट कॉल्ड अ फ्रेमवर्क? बिकॉज इट ऑलरेडी गिव्स यू अ स्केलेटन। वो कैसे स्केलेटन होता है? आपके पास मॉडल नाम का एक फोल्डर बना होगा, ऑलरेडी आपके पास व्यू नाम का अलग से फोल्डर बना होगा, कंट्रोलर नाम का अलग से फोल्डर बना होगा, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क में आपको ऑलरेडी एक स्केलेटन प्रोवाइड किया है कि आपका कोड कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो मॉडल में आप क्या कौन सा कोड डाल देंगे यहाँ पे, जो कि बेसिकली आपका डेटा होगा। व्यू में फिर आप कौन सा कोड डालते हैं जो कि प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट होगा, और कंट्रोल में जो लॉजिक से रेलिवेंट होगा। तो इसने आपको कोई स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया कि आपका कोड कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। तो इसने आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह हम यूजुअली कहते हैं मशीन लर्निंग में हमारे पास कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि PyTorch, इट्स अ फ्रेमवर्क। वाई इट्स कॉल्ड अ फ्रेमवर्क? बिकॉज इसमें ऑलरेडी कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हम मशीन लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप एक मॉडल में होगा, एक कन्वोल्यूशन की लेयर होगी, फिर ड्रॉप आउट का लेयर होता है, फिर हम पूलिंग करते हैं। तो बेसिकली वो जो कन्वोल्यूशन की लेयर होती है वो ऑलरेडी हम किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह ड्रॉप आउट की लेयर को हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। तो PyTorch एक फ्रेमवर्क है जिसमें फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उनको हमने किस तरह यूज़ करना है वन आफ्टर अनदर वो फिर हम खुद डिफाइन करते हैं, ठीक। तो व्हाट इज़ मेंट बाय अ फ्रेमवर्क? अ स्केलेटन दैट गिव्स यू सम सपोर्ट। आप स्क्रैच से प्रोग्रामिंग नहीं करते। तो बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको स्क्रैच से प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, ठीक। बट वंस यू नो हाउ टू प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच, फिर आप हमेशा स्क्रैच से नहीं करेंगे, यू विल नॉट री इन्वेंट द व्हील। आप प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स को यूज़ करेंगे जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, वो आपकी प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट कर लेंगे, आपकी टाइम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेंगे। थर्ड क्या होता है? थर्ड लेवल पे, ये डिफरेंट लेवल्स पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड लेवल होते हैं जब हम टूल्स यूज़ करते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, ठीक। और ये टूल्स कैसे होते हैं? इसके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्रोग्रामिंग को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स होते हैं। आप लोगों ने अगर कुछ यूज़ किए हों, कभी यूज़ किया कोई ऐसा टूल जिसमें आप चीज़ें होती हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसके पीछे खुद को जनरेट होता है। अभी हमने नेट लोगो में यही किया था ना, सिस्टम डायनामिक लाइब्रेरी। हमने क्या किया था कि उसमें डायग्राम हमने खुद बना ली थी अपने उसकी, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं उसको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था, और उसके पीछे यूलर मेथड वाला कोड खुद जनरेट हो गया था, ठीक। दैट्स अ टूल जिसमें प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का नहीं भी है, कोई बंदा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का नहीं भी है, स्टिल दे कैन यूज़
टूल्स, ठीक है। तो इट्स द लास्ट लेवल। तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तीनों लेवल्स यूज़ करने आने चाहिए। प्रोग्रामिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यू शुड नो हाउ टू यूज़ फ्रेमवर्क्स एंड देन यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ टूल्स, ठीक है। तो आज टूल्स में इस कोर्स में हमने नेट लॉजिक की बात तो कर ली है। जो दूसरा टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ एनीलॉजिक। तो अगर हम इवेंट बेस्ड सिमुलेशन की बात करें तो इवेंट बेस्ड सिमुलेशन में हमने एल्गोरिथम देख लिया है, ठीक। इवेंट बेस्ड सिमुलेशन के लिए जो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क हमने करना था इस कोर्स में, जो कर नहीं पा रहे, दैट इज़ पैकेज इन पाइथन विच इज़ कॉल्ड सिमपाई, ठीक है। सिम फॉर सिमुलेशन, पाई फॉर पाइथन। तो इट्स अ पैकेज इन पाइथन जिसको यूज़ करके इट्स अ फ्रेमवर्क हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, लेकिन उस फंक्शन को फिर हमने कैसे यूज़ करना है उसमें हमें थोड़ी बहुत खुद प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो जो सिमपाई है दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन। इसको हम फिलहाल कवर नहीं कर रहे। तो हम तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं दैट इज़ एनीलॉजिक। क्लियर ये चीज़? तो कल का कोई पूछे भी कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग क्या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई सपोर्ट है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन की, सो यू शुड नो कि इस तरह के कुछ पैकेजेस होते हैं हर लैंग्वेज में जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू प्रोग्राम फ्रॉम दी स्क्रैच। चलें अब बात करते हैं एनीलॉजिक की, ठीक। तो एनीलॉजिक को स्टार्ट कर सकते हैं ना, उसके आइकन पे डबल क्लिक कर लेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो इसको हम बंद कर लेते हैं, री स्टार्ट। अच्छा, आप लोग उसकी वेबसाइट पे गए होंगे तो उसमें लिखा होगा कि फॉर स्टूडेंट एंड लर्नर उसका फ्री वर्जन है, ठीक है। वो आपने डाउनलोड करना था। आप एनीलॉजिक को बाद में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग तो इसके बाकायदा यूट्यूब पे एक चैनल है, ठीक, एनीलॉजिक ट्यूटोरियल के नाम से, और इसकी अपनी बाकायदा एक बुक है। सो इसकी रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है। वालेकुम सलाम। ठीक, सो व्हेन इट स्टार्ट्स, जैसे आप स्टार्ट करेंगे क्रिएट अ मॉडल पे जाएं। मॉडल का कोई भी नाम रखें, ठीक है। फिलहाल जो हम डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन करेंगे, जिस मॉडल की करेंगे हम उसको कह रहे हैं कि हम एटीएम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक। सो एटीएम कुछ की जो हम सिमुलेशन करेंगे दैट विल बी अ डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, बिकॉज एटीएम आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए कस्टमर वेट करते हैं इन अ क्यू, एंड एट अ टाइम एटीएम जो है वो एक कस्टमर को सर्व करता है। तो
उसमें इवेंट्स क्या होंगे, कोई कस्टमर आ गया एटीएम की सर्विस को लेने के लिए और कोई कस्टमर चला गया। सो द डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन ऑफ एटीएम हम करना चाहते हैं। सो नेम इट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एटीएम मॉडल, द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट 2। इसकी लोकेशंस चूज कर लें एंड देन फिनिश। अच्छा, यहाँ पे एक बात हुई थी, दोबारा से देख लेते हैं। मॉडल टाइम यूनिट, ठीक है, इट कैन बी, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल लेफ्ट में जाएंगे, दिस इज एटीएम मॉडल, ठीक है। ये जो है अगर आप इस पर चूज करते हैं तो अभी भी आप यहाँ से आप मॉडल का टाइम यूनिट चेंज कर सकते हैं। ये टाइम यूनिट क्या शो करता है, या तो स्टार्ट में आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने स्टार्ट में चेंज नहीं किया तो आप बिल्कुल लेफ्ट में जाएं। इस विंडो का जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वो है, इस पर लिखा हुआ क्या होगा, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें अगर आप इससे पहले अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स ओपन किए होंगे तो वो नज़र आएंगे। सबसे रिसेंट प्रोजेक्ट होगा वो आपको ऊपर नज़र आएगा। एटीएम मॉडल 2 पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे राइट पे इसका मॉडल टाइम यूनिट हमें नज़र आ रहा है, विच कैन बी एनी टाइम यूनिट। तो बेसिकली ये टाइम यूनिट रिप्रेजेंट क्या करता है कि जिस प्रोसेस को आप मॉडल कर रहे हैं रियल लाइफ में वो किस टाइम यूनिट में काम करता है, ठीक। सपोज अगर मैं एटीएम को सिमुलेट करना चाहूँ तो एटीएम में कौन सा टाइम यूनिट चल रहा होता है, यूजुअली जो सर्विस हो रही होती है या इंटर अराइवल टाइम होता है वो किस टाइम यूनिट में हम देख सकते हैं। सेकेंड्स तो बहुत कम हो जाएगा, उसके लिए मिनट्स विल बी सुटेबल, ठीक है। एक कस्टमर शायद एक एटीएम पे 2 मिनट लगाए, हर कस्टमर के बाद दूसरा कस्टमर शायद 5, अगर बहुत ही बिजी जगह हो तो जल्दी जल्दी आएंगे। सो द प्रॉपर टाइम यूनिट फॉर द एटीएम विल बी मिनट्स, मॉडल टाइम यूनिट, ठीक। लेकिन मॉडल टाइम यूनिट का मतलब ये नहीं है कि जब हम इसको रन करेंगे तो एक्चुअली भी ये इतना टाइम लेगा हमारे सिस्टम पे, ठीक। सो नाउ देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लॉक, एक होती है रियल क्लॉक एंड दूसरी होती है सिमुलेशन क्लॉक। One is real clock and the other is simulation clock. सिमुलेशन क्लॉक जो हमने मॉडल का टाइम यूनिट हम सेट कर रहे हैं दैट इज सिमुलेशन क्लॉक, और रियल क्लॉक के हमारी घड़ी में वो कितना टाइम लेगा। सो जो भी हम मॉडल का टाइम यूनिट सेट करते हैं, अभी मैंने क्या सेट किया है, मॉडल का टाइम यूनिट मिनट्स में सेट किया है, ठीक। तो उसको हमने रिलेट करना है कि वो रियल क्लॉक में किसकी इक्वल है। तो अगर मैं मॉडल का टाइम यूनिट चूज करती हूँ मिनट्स, द मॉडल टाइम यूनिट इज मिनट्स, तो मिनट्स का क्या मतलब है कि सिमुलेशन क्लॉक का जो 1 मिनट है वो मेरे रियल क्लॉक की 1 सेकेंड की इक्वल होगा, ठीक। अगर तो मॉडल का टाइम यूनिट मैंने मिनट्स में सेट किया है तो जो वहाँ पे मिनट्स में जो काम हो रहा होगा वो मेरे रियल क्लॉक में सेकेंड्स में काम हो रहा होगा। अगर मैंने मॉडल का टाइम यूनिट सपोज सेकेंड्स चूज किया होता तो फिर सिमुलेशन क्लॉक का जो 1 सेकेंड है वो मेरे 1 सेकेंड की इक्वल ही होता। तो इट मीन्स कि जिस स्पीड से वो रियल लाइफ में वो फिनोमेना होता है उसी स्पीड से हम उसको एनालॉजिक में देख रहे हैं। लेकिन अगर वो रियल लाइफ में एक काम 1 मिनट में हो रहा है, एनालॉजिक में हम उसको 1 सेकेंड में देख रहे हैं। तो हमने उस प्रोसेस को क्या किया है, स्लो किया है या फास्ट किया है, फास्ट किया, मतलब वो रियल लाइफ में 1 मिनट ले रहा था, ठीक, लेकिन सिमुलेशन करते वक्त हम उसको सेकंड्स में देख रहे हैं। तो हमने इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया है, बिकॉज हम वो एक स्लो प्रोसेस था, हम इतना वेट नहीं करना चाहते थे, तो हमने इसको फास्ट किया है। अगर तो मैं मॉडल का टाइम यूनिट आवर्स में रखती, देखिए यहाँ पे आप जो भी मॉडल का टाइम यूनिट आप जो भी रखते हैं ना वो हमारे रियल क्लॉक के 1 सेकंड की इक्वल होता है। तो अगर आप मॉडल का टाइम यूनिट मिनट्स में रखते हैं, आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से मिनट्स चूज किया है तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेकंड चूज किया है तो फिर तो उसका 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से आवर्स चूज किया है, ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर रही हूँ, मॉडल का टाइम यूनिट, ठीक। सपोज मैं यहाँ पे आवर्स चूज करती हूँ, इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स कि 1 आवर सिमुलेशन क्लॉक का जो 1 आवर है वो मेरी रियल क्लॉक की 1 सेकेंड की इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगेन प्रोसेस को स्पीड अप किया है, यानी वो प्रोसेस जो कि मॉडल में मॉडल का टाइम यूनिट आवर्स में है, मॉडल मतलब वो किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिस्टम अगर रियल लाइफ में 1 घंटा ले रहा था
लेकिन अब यहाँ पे हमारी इस घड़ी के मुताबिक जब वो रन होगा वो 1 सेकेंड होगा। अगर तो मैंने इसको मिली सेकेंड सेट कर लिया तो अब क्या होगा? इट मीन्स कि सिमुलेशन क्लॉक का जो 1 मिली सेकेंड है वो मेरी 1 सेकेंड के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? स्लो कर दिया। यानी वो प्रोसेस एक्चुअली में मिली सेकेंड्स में काम कर रहा था, बट दैट वाज टू फास्ट फॉर मी टू ऑब्जर्व, तो उसको मैंने स्लो डाउन कर लिया है। यानी उस प्रोसेस में अगर जो चीज़ 1 मिली सेकेंड में हो रही थी, अब मेरी रियल क्लॉक में जब मैं सिमुलेशन को चलाऊंगी तो वो सेकेंड्स में होगा। ठीक, सो ये थोड़ा आपने देखना है कि रियल क्लॉक एंड सिमुलेशन क्लॉक किसे कहते हैं। इट मीन्स कि हम टाइम को स्लो डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टाइम को स्लो डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस सिचुएशन और सिचुएशन में हम टाइम को स्पीड अप कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइम उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से रियल क्लॉक ही है। ठीक, तो टाइम कैन बी स्लो डाउन, टाइम कैन बी स्पीड अप, बट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। स्टॉप हम कहीं नहीं कर सकते, घड़ी चलती रहेगी। ठीक, सो लेट्स कम टूवर्ड दिस। हमने मॉडल का टाइम यूनिट सेट कर लिया, किसमें? ATM मॉडल का टाइम यूनिट हमने सेट कर लिया मिनट्स में। ठीक, ये आप बिल्कुल स्टार्ट भी कर सकते हैं जब मॉडल क्रिएट करते हैं, बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने आना है इस वाली जगह पे, पैलेट। पैलेट मीन्स कि ये आपके पास लेफ्ट साइड पे डिफरेंट पैलेट्स होते हैं, डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ आइटम्स हैं, जिनमें से आप अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम डिफरेंट चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहाँ पे लेके आते हैं? ये विंडो होती है, ये आपका कैनवस है, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और जो चीज़ भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो राइट पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ठीक, यूजुअली जितने भी टूल्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। पैलेट्स होते हैं, पैलेट से आप चीज़ें ड्रैग करके कैनवस पे लेके आते हैं, और फिर राइट में कोई विंडो होती है जिसमें आप उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के लिए ये आपको जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में नज़र आता है ना, ये आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। द टॉप मोस्ट आपको नज़र आएगी जो क्लॉक जैसे बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी। ठीक, दिस इज प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी। तो जब हमने डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन करनी है तो हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे? प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी, बिकॉज वी आर गोइंग टू मॉडल अ प्रोसेस हेयर। प्रोसेस मॉडल लाइब्रेरी जो आप चूज़ करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ब्लॉक्स नज़र आएंगे यहाँ पे। यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप अ सोर्स। सोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में व्हाट डज सोर्स रिप्रेजेंट? जहाँ से क्या आएंगे? कस्टमर्स आएंगे, जिसको हमने क्या कहा था डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में? कॉलिंग पॉपुलेशन, द पूल ऑफ ऑल कस्टमर्स दैट कैन पॉसिबली अवेल अ सर्विस। तो जो सोर्स है, यहाँ से हमारे कस्टमर्स निकल के आएंगे। ये कस्टमर्स निकल के कहाँ जाएंगे? फिर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में वो कहाँ जाते हैं? सर्विस पे डायरेक्ट नहीं जाते, हो सकता है उनको क्यू में वेट करना पड़े। तो अगर पहला कस्टमर है वो डायरेक्ट सर्वर पर जाएगा, अगर बाकी कस्टमर्स आएंगे तो हो सकता है वो कहाँ पे जाएं? क्यू में। तो सोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने इस सोर्स के साथ इसको ऐसे लिंक कर लेना है। इट मीन्स कि सोर्स से कस्टमर आएंगे एंड दे विल पॉसिबली गो टू द क्यू। ठीक, क्यू से निकल के वो कहाँ जाएंगे? सर्वर पे जाएंगे। तो सर्वर पे चूंकि वो कुछ टाइम गुजारेंगे, तो सर्वर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है कि हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करें? डिले कंपोनेंट। ठीक, तो डिले कंपोनेंट पे आपको इस तरह घड़ी नज़र आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे कस्टमर कुछ टाइम स्पेंड करेगा। ठीक, यहाँ पे कस्टमर जब टाइम स्पेंड कर लेगा तो उसके बाद चूंकि वो सिस्टम से निकल रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंक से। यहाँ से निकल के जब वो सिंक में जाएगा तो इट मीन्स कि कस्टमर इज एग्जिटिंग द सिस्टम। तो ये आपको 4 ब्लॉक्स चाहिए फॉर द डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन ऑफ अ क्यूइंग मॉडल। किसी भी क्यूइंग मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये 4 जो ब्लॉक्स हैं वो सफिशिएंट है। सोर्स में से कस्टमर निकलेंगे, दे मे वेट इन द क्यू। क्यू में से कस्टमर निकल के दे मे स्पेंड सम टाइम ऑन द सर्वर, और सर्वर पे टाइम स्पेंड होने के बाद दे विल लीव द सिस्टम। अब बारी बारी हमने इनकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। इनकी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है शायद जो हमें शायद चेंज करना पड़े। तो आप सोर्स पे क्लिक करेंगे तो राइट पे आपको क्या नज़र आएंगी? सोर्स की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। नेम, फिलहाल मैं इसको सोर्स रखूँगी, आप इसको कॉलिंग पॉपुलेशन कहें, कुछ भी कहें। अराइवल्स डिफाइंड बाय, यानी इस सोर्स से अगर अराइवल्स हो रही हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सो यू कैन डिफाइन दी अराइवल्स बाय डिफरेंट मेथड्स। वन मेथड इज़ कि आप रेट बता दें कि अराइवल रेट क्या है। ठीक, एंड व्हाट इज मेंट बाय अराइवल रेट? अराइवल रेट क्या चीज़ होती है? इसका फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ कस्टमर्स
टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव्ड और कितना टाइम गुजरा है, टोटल टाइम। ठीक, तो इट मीन्स कि पर यूनिट टाइम ऑन द एवरेज कितने कस्टमर्स आएंगे। सो यू कैन डिफाइन द अराइवल रेट और यू कैन डिफाइन दी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। ड्रॉप डाउन मेन्यू में और क्या चीज़ है, इंटर अराइवल टाइम। जैसे कि आप अराइवल रेट बताएं, आप इंटर अराइवल टाइम को बताएंगे कि हर 2 कस्टमर के दरमियान इंटर अराइवल टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटर अराइवल टाइम को चूज करती हूँ, इफ आई चूज इंटर अराइवल टाइम, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। सो नाउ यू कैन सी अराइवल्स को अगर आप डिफाइन करते हैं बाय द इंटर अराइवल टाइम, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट में 1 है। तो ये 1 क्या चीज़ होगी, हमने क्या कहा था कि जब भी हम इंटर अराइवल टाइम, इफ द इंटर अराइवल टाइम इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो हम कैसे जनरेट करते हैं। आपको जो एग्जाम्पल में x की वैल्यूज आई थी वो कहाँ से आई थी, एक्सपोनेंशियली हमने जनरेट की थी यूजिंग सम प्री डिफाइंड फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल भी यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि रैंडमली एक नंबर जनरेट कर रहा है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल। तो ये 1 क्या चीज़ होती है, रैंडमली जनरेट करने के लिए भी वी नीड सम इन्फॉर्मेशन, इन दैट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ इंटर अराइवल टाइम इज योर अराइवल रेट। तो ये 1 बेसिकली अराइवल रेट है। अगर आप कहते हैं कि नहीं अराइवल रेट 2 हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2। इट मीन्स कि द अराइवल रेट इज 2 एंड नाउ द इंटर अराइवल टाइम जो है वो क्या हो रहा है, इट्स बीइंग जनरेटेड यूजिंग दिस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद है हमने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर अराइवल टाइम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर अराइवल टाइम इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी। तो अगर आप किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट दिस टाइम, तो इट मीन्स कि वो प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, बट इट विल टेक लैम्डा एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये आपको कोई टाइम की वैल्यू देगा। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपको इंटर अराइवल टाइम की कोई और वैल्यू देगा, दोबारा से कॉल करेंगे तो ये कोई और रैंडम वैल्यू देगा। सो द वैल्यूज विल बी रैंडम, लेकिन रैंडम वैल्यूज किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉलो हो रही है दैट इज एक्सपोनेंशियल। अगर मैं कहूँ कि मैंने सर्विस टाइम जनरेट करना है, तो वो कैसे हम जनरेट करेंगे, इफ दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसको क्या पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे अगर हमने सर्विस टाइम को जनरेट करना है। यस, दैट इज ई माइनस म्यू टी, वो तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना किसी एक सर्विस टाइम की। ठीक, लेकिन अगर मैंने सर्विस टाइम की वैल्यू खुद जनरेट करनी है, तो किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, उसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगी, म्यू एज ए पैरामीटर। तो अब जो मुझे वो वैल्यू देगा दैट विल बी योर सर्विस टाइम फॉर 1 कस्टमर। इफ आई कॉल इट अगेन तो इट विल गिव मी सम अदर वैल्यू फॉर दिस सर्विस टाइम। दोबारा कॉल करूँगी तो कोई और वैल्यू देगा। ठीक, दिस इज योर अराइवल टाइम। तो यही यहाँ पे भी यही हो रहा है एनी लॉजिक में कि आप अराइवल्स को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। या तो आप स्पेसिफिकली इसको कहें कि अराइवल रेट ही है, आप या तो अराइवल रेट की कोई एक वैल्यू दे दें, या अगर आप इंटर अराइवल टाइम के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं तो इंटर अराइवल टाइम का बता देगा आप वो इंटर अराइवल टाइम कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम MM1 मॉडल करेंगे तो, या इफ़ यू वांट द इंटर अराइवल टाइम टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट 2 यहाँ पे क्या चीज़ होगी, अराइवल रेट होगा। ठीक,
अगर मैं कहूँगी नहीं मैंने रेट बताना है, सो आई विल चूज रेट, एंड देन आई विल गिव सम वैल्यू हियर, ठीक 1, और इस पर सेकंड को मैंने चेंज करके क्या करना है, पर मिनट करना है। इट इज क्वाइट स्लो। अच्छा, इफ द अराइवल रेट इज 1 पर मिनट, तो जो इंटर अराइवल टाइम है वो एनालॉजिक खुद ही एक्सपोनेंशियली जनरेट करेगा। या तो आप सिर्फ रेट प्रोवाइड कर लें, रेट की वैल्यू दें, यहाँ पे आप रेट की जो भी वैल्यू देंगे उसको यूज़ करके एनालॉजिक इंटर अराइवल टाइम को एक्सपोनेंशियल जनरेट करेगा। या फिर आप इंटर अराइवल टाइम चूज़ करें और उसके फार्मूले में एक्सपोनेंशियल लिखें, दोनों तरीक़ों से काम होगा। ये बात क्लियर है? इधर आई विल गिव द रेट, तो जो भी मैं रेट दूंगी उसको यूज़ करके इंटर अराइवल टाइम विल बी एक्सपोनेंशियल जनरेटेड। या फिर मैं यहाँ पे इंटर अराइवल टाइम चूज़ करूँ और फॉर्मूले में क्या लिखूँ, एक्सपोनेंशियल। ठीक, अच्छा ये तो सोर्स की बात होगी, बाकी चीज़ों को फिलहाल हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फिर हम आते हैं क्यू पे। तो आपने अभी फिलहाल क्या किया है, सिर्फ सोर्स का अराइवल रेट बता दिया है कि व्हाट इज़ द अराइवल रेट फ्रॉम द सोर्स विच इज़ 1 पर मिनट। देन वी कम टुवर्ड्स क्यू। क्यू की प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी, नाम इसका क्यू है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कैपेसिटी 100 का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ 100 आ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम MM1 मॉडल पढ़ रहे थे तो MM1 में हमने क्या किया था कि द क्यू की कैपेसिटी इज इन्फिनिट, ठीक। तो कोई चीज़ एक्चुअली इन्फिनिट तो नहीं हो सकती ना जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मेमोरी तो इन्फिनिट नहीं है। तो उस इन्फिनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए देन वी कैन चूज मैक्सिमम कैपेसिटी। क्लियर? मैक्सिमम कैपेसिटी का क्या मतलब होगा कि फिलहाल आपके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से यानी लॉजिक में जो हमारे हम क्यू बना रहे हैं उसको जितनी पॉसिबल मेमोरी मिल सकती है उतनी पॉसिबल मेमोरी दे दी जाएगी, ठीक। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होगी वो हमें नहीं मालूम, वो डिपेंड करेगा, वो वेरी करेगा फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, वो वेरी करेगा कि इस टाइप सिस्टम और कौन सी रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है। सो फिलहाल कैपेसिटी 100 का मतलब है कि सिर्फ 100 कस्टमर आ सकते हैं क्यू में। अगर 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप क्या नजर आए, क्यूइंग, फीफो। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो डिसिप्लिन हम फॉलो कर रहे हैं क्यू में दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप इसको चेक करें तो आपको बाकी डिसिप्लिन भी नजर आएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्रायोरिटी एटसेट्रा। आप खुद चेक करें, क्योंकि क्वाइट स्लो तो मैं इसको फिलहाल वो नहीं कर रही। सो फिलहाल के लिए हम क्यूइंग डिसिप्लिन क्या रख रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ATM में जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। फिर हम डिले पे आते हैं। डिले रिप्रेजेंट्स व्हाट, फिलहाल यहाँ पे डिले का कंपोनेंट सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ATM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। डिले में अगर आप देखें तो डिले टाइम क्या चीज, चलिए पहले कैपेसिटी को देखेंगे। कैपेसिटी 1 का क्या मतलब है कि इस सर्वर पे मैक्सिमम कितने लोग सर्व हो सकते हैं, एट अ टाइम 1 हो सकता है, दैट्स व्हाई द कैपेसिटी इज 1। अगर हम डिले टाइम की बात करें तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लिखा हुआ है। सो व्हाट इज ट्रायंगुलर, तो जिस तरह एक्सपोनेंशियल एक आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह ट्रायंगुलर भी आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने पहले ट्रायंगुलर को डिस्कस किया कभी। सो देयर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, हमने कौन कौन सी पढ़ी है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी यही है, इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी ये है। सो दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हर आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर। हमने और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, अभी हमने एक्सपोनेंशियल की बात की। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन यू हैव सम आउटकम्स, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर तो वो नेगेटिव में है, फॉर एग्जांपल e माइनस लैम्डा टी,
अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी कुछ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और कुछ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होगी, बट लीनियरली कम नहीं होगी, वो इस तरह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। इसके अलावा हमने एक और शेप देखी थी, दैट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने कभी यूज़ नहीं की बट वी हैव सीन इट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यू हैव डिफरेंट आउटकम्स और उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी की शेप कैसी होती है, अ बेल शेप लाइक दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जो हम कहते हैं कि यूजुअली जो ग्रेड्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सम ग्रेड्स, इन ग्रेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, एवरेज ग्रेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड अगेन इस साइड वाले ग्रेड्स की आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अच्छा, अभी जो हमने बात की दैट वाज ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप एज द नेम इंडिकेट्स इट विल बी ट्रायंगल। ठीक, और उसमें आउटकम्स क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बताते हैं कि देयर विल बी एन आउटकम जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी, देयर विल बी एन आउटकम जिसकी एवरेज वैल्यू होगी, देयर विल बी एन आउटकम जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि शेप इज समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस। आपके पास मिनिमम आउटकम और मैक्सिमम आउटकम की प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं, एवरेज आउटकम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे थोड़ी स्मूथनेस है और यहाँ पे भी है शार्प। ठीक, यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज हो रही है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रही प्रोबेबिलिटी। तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी फिनोमेना जिसके हम प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करना चाहते हैं, उस फिनोमेना की हमें मिनिमम वैल्यू पता हो, हमें उसकी एवरेज वैल्यू पता हो और हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता हो। ठीक, तो अगर हमने दरमियान के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जनरेट करनी है तो फिर हम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको मिनिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, हम डिले टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक डिले ट्रायंगुलर। जो वैल्यूज मैंने दी है दैट इज 0.5, 1 एंड 1.5। बेसिकली ये वैल्यूज क्या हैं, ये आपके डिले टाइम है। और यहाँ पे डिले टाइम किसका रिप्रेजेंट कर रहा है जी, डिले टाइम किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, डिले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिले का कंपोनेंट सर्वर को, तो डिले टाइम आपके सर्विस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन एटीएम पे एक कस्टमर कितना टाइम गुजार रहा है। सो 0.5 का क्या मतलब है कि मिनिमम टाइम एक कस्टमर एटीएम पे कितना गुजार सकता है, 0.5 मिनट। ऑन द एवरेज कितना गुजार सकता है, 1 मिनट। एंड मैक्सिमम कितना टाइम गुजार सकता है, 1.5। तो इफ़ आई नो कि एटीएम पे एक कस्टमर की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और एवरेज वैल्यू क्या है, तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके मैं डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर सकती हूँ फॉर द सर्विस टाइम। यानी हर दफ़ा तो 0.5 टाइम नहीं लेगा, ना ही हर दफ़ा 1 लेगा, ना ही हर दफ़ा 1.5 लेगा, लेकिन इस ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके ये मुझे सर्विस टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, ठीक, जो कि रैंडम होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये क्या चीज़ है, हमारे पास मिनिमम सर्विस टाइम क्या है, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस टाइम, 0.5। इफ द यूनिट इज मिनट्स ना तो हम 0.5 मिनट इसको कह देंगे। आपके पास एवरेज सर्विस टाइम 1 मिनट लग रहा है। आपके पास मैक्सिमम सर्विस टाइम 1.5 मिनट। बट ये टाइम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्विस रेट क्या है, अगर एक कस्टमर पे 0.5 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितने कस्टमर्स आएंगे, दैट विल बी, सॉरी माय मिस्टेक, अगर एक कस्टमर पे 0.5 मिनट सर्विस टाइम लग रहा है, ठीक, तो 1 मिनट में कितने कस्टमर सर्व होंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक पे 0.5 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितने कस्टमर सर्व होंगे। वैसे खुद से फिगर बता दें, अगर एक पे 0.5 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितने सर्व होंगे, 2 होंगे, ठीक। दैट इज बेसिकली 1/0.5 विच इज़ 2 मिनट्स।
जो आप सर्विस टाइम का रेसिप्रोकल लेते हैं, यू गेट द सर्विस रेट। अगर एक कस्टमर पे 1 मिनट लग रहा है सर्विस पे, तो 1 मिनट में कितने सर्व होंगे? एक ही सर्व होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती 0.25 सपोज, तो अगर एक कस्टमर पे 0.25 मिनट लगते तो फिर 1 मिनट में कितने सर्व होते? 4। ठीक है। तो इन केस कहने का मतलब है कि यू ऑलवेज टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सर्विस टाइम टू फाइंड द सर्विस रेट। अगर एक कस्टमर पे 1.5 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? तो हम 1.5 का रेसिप्रोकल लेंगे एंड दैट विल बी 0.66 समथिंग। ठीक है। सो अब ये मिनट्स नहीं रहेगा, ये सर्विस रेट है कि इफ़ द सर्विस टाइम इज़ 0.5 मिनट तो सर्विस रेट क्या होगा? 2। 1 मिनट में 2 कस्टमर आएंगे। इफ़ द सर्विस टाइम इज़ 1 मिनट तो सर्विस रेट विल बी 1। इफ़ द सर्विस टाइम इज़ 1.5 मिनट द सर्विस रेट विल बी 0.666। बट ये एक सर्विस रेट नहीं है, हमारे पास सर्विस रेट की 3 वैल्यूज़ हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्विस रेट, एवरेज वैल्यू ऑफ सर्विस रेट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सर्विस रेट। सो यू कैन सी कि व्हेन द सर्विस टाइम इज़ मिनिमम, जब सर्विस टाइम मिनिमम होता है तो सर्विस रेट आपके पास मैक्सिमम होगा। जाहिर बात है, जितना कम टाइम एक कस्टमर पे सर्व होने मिलेगा तो उतना रेट ज़्यादा होगा। इफ़ द सर्विस टाइम इज़ एवरेज तो सर्विस रेट भी आपके पास एवरेज है। इफ़ द सर्विस टाइम इज़ मैक्सिमम तो फिर आपके पास रेट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ वी हैव 3 वैल्यूज़ ऑफ सर्विस रेट। सर्विस रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। सो म्यू की 3 वैल्यूज़ क्या हो गई हैं? मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2, मिनिमम वैल्यू इज़ 0.66 एंड एवरेज वैल्यू इज़ 1। क्लियर ये चीज़? सर्विस रेट हमने यहाँ से निकाला। अराइवल रेट हमने क्या सेट किया था? स्टार्ट में हमने अराइवल रेट क्या सेट किया था? 1 पर मिनट सेट किया था। तो अब मुझे बताएं लैम्डा और म्यू को कंपेयर करके कि क्या क्यू का साइज इन्फिनिटली ग्रो करेगा या श्रिंक करेगा। इस केस में फॉर द फर्स्ट केस जब लैम्डा 1 है और म्यू 2 है तो 1 इज़ लेस देन 2, राइट? यानी जिस स्पीड से कस्टमर आ रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड से वो सर्व हो रहे हैं, तो क्यू का साइज़ क्या होगा? श्रिंक करेगा ना। ठीक। सेकंड केस में क्या हो रहा है? जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से सर्व हो रहे हैं, बस आ रहे हैं और सर्व हो रहे हैं, आ रहे हैं और सर्व हो रहे हैं। तो इस केस में क्यू का साइज़ 0 होगा, कोई जाएगा या तो कांस्टेंट होगा या 0 होगा। ठीक है, डिपेंडिंग के पीछे से क्या वैल्यू आ रही है। और थर्ड केस में लैम्डा की वैल्यू 1 है लेकिन सर्विस रेट की वैल्यू क्या है? 0.666। तो जिस रेट से कस्टमर आ रहे हैं उससे ज़्यादा रेट, उससे कम रेट से वो सर्व हो रहे हैं, तो जो क्यू का साइज़ है वो आपके पास ग्रो करेगा। समझ आ रही है? तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? क्यू कभी ग्रो करेगी, क्यू कभी श्रिंक करेगी, कभी कांस्टेंट रहेगी, ये हमें नज़र आएगा। ठीक। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 की जगह 4 रखी होती तो अब क्या होता? इफ लैम्डा वॉज 4 तो लैम्डा वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द म्यू हर केस में। उस केस में द क्यू विल indefinitely grow। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 0.5, 1, 1.5 है, इसका टाइम यूनिट हम चेंज करके क्या कर लें? मिनट्स कर लेते हैं। कैपेसिटी 1 का मतलब है कि एट अ टाइम सिर्फ एक सर्वर सर्व होगा उस पर, बाकी को हम अभी फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एंड दैट इज़ दिस। ठीक है, बस हमने कर लिया। हमने सोर्स का अराइवल रेट बताया विच वाज 1 पर मिनट। हमने क्यू का डिसिप्लिन बताया विच वाज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कैपेसिटी वाज 100। हमने डिले का डिले टाइम बताया, दैट वाज ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, जब हमने सोर्स का अराइवल रेट बताया है तो उसका जो इंटर अराइवल टाइम होगा वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। इस चीज़ को जहन में रखना है। दोबारा से बताऊं, अगर हमने सोर्स में इफ़ इन द सोर्स द अराइवल्स आर डिफाइंड बाय द रेट, अगर मैंने रेट दिया है तो इट मीन्स कि जो इंटर अराइवल टाइम होगा वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक,
तो इस सिचुएशन में अगर मैं कैंडल्स नोटेशन यूज़ करूं तो व्हाट विल बी द कैंडल्स नोटेशन फॉर दिस सिचुएशन। अभी तक जो मैंने बात की है इसमें कैंडल्स नोटेशन क्या होगी। सो द कैंडल्स नोटेशन इज समथिंग लाइक ए आपका अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, बी आपके सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, सी आपके नंबर ऑफ सर्वर्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर के होता है क्यू का साइज, और फिर कॉलिंग पॉपुलेशन का साइज, समथिंग लाइक दैट। ठीक, हमारी केस में सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो हम एक्सपोनेंशियल को कैंडल्स नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग एम। गुड। हमारे पास जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अभी एक्सपोनेंशियल नहीं है इस केस में, हमने ट्रायंगुलर लिखा हुआ था। ठीक है, सो फॉर दैट यू कैन राइट टी, इट्स नॉट एक्सपोनेंशियल नाउ, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं, 1। क्यू का साइज कितना है, 100। और कॉलिंग पॉपुलेशन कितनी है, वो इन्फिनिट इसलिए है बिकॉज हमने क्या किया है, इंटर अराइवल टाइम को एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। तो हमारी कॉलिंग पॉपुलेशन इंटर अराइवल टाइम तब एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हेन द कॉलिंग पॉपुलेशन इज इन्फिनिट। ठीक, तो ये हमारे पास कैंडल्स नोटेशन बन गई है इस सिनेरियो की जो हम अभी सिमुलेट कर रहे हैं। अगर मैंने सर्विस टाइम को भी एक्सपोनेंशियल रखा होता तो इस टी की जगह मैं क्या यूज़ करती, एम यूज़ कर लेती। चलिए नाउ लेट्स रन इट। रन पे जाएं। अगर तो डिफरेंट मॉडल्स खुले होंगे तो जो टॉप मोस्ट मॉडल है उसको हमें रन करना है। वो कुछ नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ नज़र आनी चाहिए। सोर्स में से कस्टमर्स निकल रहे हैं तो जो राइट नंबर लिखा होता है दैट शोज के उस एंटिटी से कितने कस्टमर्स निकल रहे हैं। 12 हैं, 13 हो गए, इस तरह बारी बारी निकल रहे हैं। ठीक, डिफाइंड बाय द अराइवल रेट, हमने अराइवल रेट क्या रखा था, 1 पर मिनट रखा था। ठीक, और हमने क्या कहा था कि अगर मिनट जो है वो मॉडल का टाइम यूनिट है तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड इन आवर क्लॉक। तो यहाँ पे मिनट नहीं गुजर रहा, यहाँ पे सेकेंड गुजर रहे हैं, 27। ठीक, अच्छा, देन वी हैव क्यू। क्यू के लेफ्ट में कितने क्यू के में इंटर होंगे, कितने क्यू से निकलेंगे, और ये जो टॉप नंबर है ये क्या शो कर रहा है कि फ़िलहाल क्यू में कितने लोग मौजूद हैं। तो फिलहाल क्यू में कितने लोग मौजूद हैं, 8। तो इस नंबर से भी आपको अंदाजा हो रहा है कभी वो कभी क्यू बढ़ती है, कभी क्यू कम हो रही है, कभी कांस्टेंट रहती है, बिकॉज जो अराइवल रेट और सर्विस रेट है वो क्या हो रहा है, क्योंकि सर्विस रेट की मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं तो वो आपके पास चेंज होते रहते हैं। सो आपका जो क्यू का साइज़ है वो भी कभी ग्रो श्रिंक करेगा। ये क्या शो कर रहा है, 5 लोग इंटर हुए, इतने लोग निकले, लेकिन एट अ टाइम इस सर्वर पे कितने लोग होंगे, 1। सो द टॉप वैल्यू शोज के इस कंपोनेंट में कितने लोग मौजूद हैं, एंड सिंक मीन्स कि कितने लोग यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। ठीक, दिस इज़ योर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, सिंपल। लेकिन हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में होते हैं नाउ, हम स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं और हम एनिमेशन में। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा एनिमेट करना चाहते हैं कि वो वाकई हमें ATM ही नज़र आए। ये तो हमने ATM को रिप्रेजेंट इस डिले से किया है, बट दैट इज़ हमें नज़र वो ATM नहीं आ रहा। तो नाउ वी हैव टू पुट सम एनिमेशंस। ठीक, तो एनिमेशंस को पुट करने के लिए यू विल फर्स्ट चूज़ पॉइंट नोड। पॉइंट नोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक, पॉइंट नोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पॉइंट नोड रिप्रेजेंट्स योर ATM। तो आपको एनिमेशन में यहाँ पे दिस नोड विल रिप्रेजेंट ATM। तो आप डिले में जाएंगे और अब डिले की प्रॉपर्टीज़ को आपने चेंज करना है। आप कहेंगे कि जब भी ये डिले कंपोनेंट में कस्टमर आए तो एनिमेशन में आपको कहाँ पे नज़र आए, इस पॉइंट नोड पे नज़र आए। तो आपने वहाँ पे एजेंट की लोकेशन अब क्या चेंज करनी है, डिले में जाके एजेंट की लोकेशन को चेंज कर लें एंड चूज इट एज नोड। क्लियर? तो सिमुलेशन में जब भी कस्टमर्स इस कंपोनेंट में आएंगे तो एनिमेशन में आपको वो यहाँ पे पॉइंट नोड पे नज़र आनी चाहिए। इसी तरह क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग अ पाथ। ये पाथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम कहते हैं कि जब वो क्यू में खड़े हों, जब कस्टमर्स क्यू में जाएं तो एनिमेशन में वो हमें कहाँ पे नज़र आए, इस पाथ पे नज़र आए।
तो क्यू में जब आप जाएंगे तो एजेंट की लोकेशन को चेंज करके क्या कर लें, बात कर लें। ठीक, हमने क्या किया, सिंपल, हमने पॉइंट नोड ऐड किया विच रिप्रेजेंट्स द एटीएम, हमने पाथ ऐड किया विच रिप्रेजेंट्स द क्यू। तो डिले की प्रॉपर्टीज़ में हमने एजेंट की लोकेशन को चूज़ कर लिया है एज दिस पॉइंट नोड, और क्यू की प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने एजेंट की लोकेशन को चूज़ कर लिया है एज दिस पाथ। व्हाट इज़ एजेंट? एजेंट इन दिस एनी लॉजिक इज़ द एंटिटी, एनी एंटिटी, ठीक, दैट जिसको हम सिमुलेट कर रहे हैं। इसको जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे एट अ टाइम एक सर्वर है और बाकी जो एजेंट्स हैं वो इस पाथ पे हैं। ठीक, ये जो डॉट है ये एजेंट की डिफ़ॉल्ट शक्ल है इन द एनी लॉजिक। अब हमें ना हो तो एटीएम की तरह नज़र आ रहा है, ना हमें एजेंट जो कस्टमर है वो कस्टमर की तरह नज़र आ रहा है। सो लेट्स चेंज देम। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो एजेंट जो है वो किसी इंसान की तरह नज़र आए और यहाँ पे हमें एक्चुअली कोई एटीएम नज़र आए। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कहीं देखें नीचे में, अगर आप क्यू में जाएंगे या डिले में जाएंगे या सोर्स में जाएंगे, आपको एजेंट की टाइप एजेंट नज़र आएगी। इट्स द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ द एजेंट। ठीक, लेकिन अब मैंने खुद से एक एजेंट डिफ़ाइन करना है जिसकी शक्ल में चेंज करना चाहती हूँ। इट मीन्स कि आई हैव टू डिफाइन माई ओन एजेंट टाइप। तो ये चूँकि एनी लॉजिक जावा बेस्ड है, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो बेसिकली ये जो एजेंट है ये एक क्लास होती है। तो अगर मैंने खुद से एक एजेंट टाइप डिफाइन करनी, इट मीन्स कि आई हैव टू डिफाइन अनदर क्लास जो कि बेसिकली इससे इनहेरिट करेगा और उसमें हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। सो फॉर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट पे आपको टॉप में नज़र आ रहा है एजेंट टाइप, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आप खुद से एक एजेंट की टाइप बनाना चाहते हैं नाम। ठीक, जब भी आप इसको ऐड एंड ड्रॉप करेंगे वो आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या रखें। मैं इसको माई एजेंट कह रही हूँ कि मैं खुद से एक एजेंट बना रही हूँ, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में जाएं। अब इसकी आप एनिमेशन चूज़ कर सकते हैं। 3D अगर चाहते हैं सो यू विल हैव डिफरेंट शेप्स अवेलेबल। एज ए पर्सन करना चाहते हैं, एज एन ऑफिस वर्कर होगा तो सूट पहना देंगे। अगर डॉक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसने ओवरऑल पहना होगा। 2D में करना चाहते हैं तो इसकी शेप ऐसी हो सकती है। सो लेट्स हैव 3D एनिमेशन। 3D में इसको हम एक आम पर्सन चूज़ करते हैं। तो अब आपको उस सर्कल की जगह पे क्या नज़र आएगा, ये पर्सन नज़र आना चाहिए। ठीक, इसको फिनिश कर लें, ये काम हो गया। लेकिन अभी भी हमें एटीएम नहीं है, हमें अब एटीएम चाहिए यहाँ पे। एटीएम को चूज़ करने के लिए ये माई एजेंट को, अगर आप लोग आ गए हैं तो वापस मेन में जाएं। अच्छा, अब आप ये जो पैलेट है इसके सबसे आखिर में आ जाएं। ये 3D ऑब्जेक्ट्स पैलेट में सबसे जो आखिरी लाइब्रेरी है 3D ऑब्जेक्ट्स, उस पर क्लिक करें। आपको डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे जिसमें पीपल भी हैं और बिल्डिंग्स भी आपको नीचे नज़र आएंगी, हाउसेस भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं। हमें क्या चाहिए, एटीएम चाहिए। एटीएम कहाँ पे होगा, एटीएम आपके पास होगा सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एटीएम नज़र आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने इस पॉइंट नोट पे रख दिया है। आगे चलो, ठीक है, लेकिन ये छोटा सा है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका साइज ठीक करें।
ATM भी आ गया हमारे पास। ठीक, सो लेट्स रन इट। पर्सन क्यों नहीं आया? अब इसका रीज़न क्या है कि हमने एजेंट की टाइप तो खुद से डिफ़ाइन कर ली थी, माई एजेंट, लेकिन हमने अपने प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी को बताया नहीं है कि अब जो इस सोर्स से एजेंट निकलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट नहीं होगा, इट शुड बी माई एजेंट। तो आप सोर्स में जाएं, सोर्स में देखें, वही भी वो डिफ़ॉल्ट एजेंट निकल रहे हैं। आपने इसको चेंज करके क्या करना है, माई एजेंट करना है। तो जब सोर्स से माई एजेंट निकलेंगे तो क्यू में भी माई एजेंट जाएंगे, डिले भी माई एजेंट जाएंगे। सो ड्रॉप यहाँ से आपको माई एजेंट, ठीक। जब सोर्स में आपने एजेंट की टाइप माई एजेंट चूज़ कर ली होगी तो अगर आप क्यू पे जाएंगे तो क्यू में भी बाय ऑटोमेटिकली माई एजेंट हो चुका होगा, डिले में भी माई एजेंट हो चुका होगा। सो नाउ रन इट। अब आपको ये असल में कस्टमर्स ही हैं, लेकिन इस तरह क्यों नज़र आ रहे हैं? बिकॉज अभी भी ये 2D में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको अब हमने 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द 3D विंडो। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन लाइब्रेरी में जाएं, जहाँ पे ये ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह बने हुए हैं। आर यू फॉलोइंग मी? प्रेजेंटेशन लाइब्रेरी में ये वाली जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर बने हैं, इसमें जब आप जाएंगे तो देयर विल बी अ 3D विंडो। इस 3D विंडो को जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कैनवस पे लेके आ जाएंगे तो होगा क्या कि जो चीज़ यहाँ पे 2D में नज़र आएगी वो ही इस 3D विंडो में आपको 3D में नज़र आनी चाहिए। तो अब आपको थोड़ा बहुत ATM है, ये लोग हैं, इतने करीब करीब क्यों हैं? बिकॉज हमने अराइवल रेट थोड़ा शायद ज़्यादा रखा है, इसको हमें कम करना चाहिए था। अब हम करेंगे क्या? व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसको हाइड कर सकते हैं। ये जो ऊपर डायग्राम है इट इज़ द मॉडल ऑफ, ठीक है, इसको हम हाइड कर सकते हैं, इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो जो यूज़र होगा उसको ये एनिमेशन नज़र आएगी। बट अगेन हम एनिमेशन में इंटरेस्टेड इतने नहीं होते हैं, हम रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहते हैं। सो लेट्स ऐड सम स्टैटिस्टिक्स हियर। और वो कैसे करेंगे? इसी टेम्पलेट लाइब्रेरी में से देयर इज एनालिसिस लाइब्रेरी। एनालिसिस लाइब्रेरी से आप किसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें? टाइम प्लॉट को उठाएं। जब आप टाइम प्लॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फिर हमें टाइम प्लॉट की प्रॉपर्टी नज़र आएंगी। हम किस वैल्यू को प्लॉट करना चाहते हैं? सपोज हम चाहते हैं कि टाइम के साथ हम देखना चाहते हैं कि क्यू का साइज़ जो है वो कैसे हो रहा है। वी वांट टू प्लॉट द साइज ऑफ द क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो क्यू का नाम क्या है? QUEUE, ठीक, दैट इज़ द क्यू जो हमने ये नाम दिया था। और चूँकि जावा इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस से बेसिकली ये जो क्यू भी है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमें इसका साइज़ चाहिए तो देयर इज़ अ मेथड ऑफ क्यू विच इज़ क्यू डॉट साइज लाइक दिस। अब जब हम इसको रन करेंगे तो विथ टाइम ये प्लॉट हमें क्या शो करेगा? क्यू का साइज़। लेट्स सी कि क्यू का साइज स्टार्ट में 0 है, 0 ही है, फिर 2 हो गया, एंड नाउ इट इज़ इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो गया, अगेन इट इज़ डिक्रीजिंग, फिर 0 पे आ गया।
सो यू आर प्लॉटिंग, आप देख रहे हैं कि क्यू का साइज टाइम के साथ कम और ज़्यादा हो रहा है. सो दिस वॉज यूजिंग एनी लॉजिक फॉर द सिमुलेशन ऑफ एन ATM. हमने ATM को विजुअली भी, अच्छा जो हम बात करते थे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन एंड एनिमेशन, तो ये आपके पास एनिमेशन है, ठीक. लेकिन ये एनिमेशन किस बेस पे हो रही है, कस्टमर्स किस स्पीड से आ रहे हैं और किस स्पीड से सर्व हो रहे हैं, उसके पीछे एक मैथमेटिकल मॉडल है. सो ये आपकी सिमुलेशन है और ये आपके नीचे एनिमेशन है. क्लियर? चलें जी, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक करते हैं एंड देन द क्लास विल फिनिश. और अब जो हम सिमुलेट करना चाहते हैं, हम अब कॉल सेंटर को सिमुलेट करना चाहते हैं. सो कॉल सेंटर में क्या चीज़ आती है, कॉल्स आती हैं, वहाँ पे एक्चुअल कस्टमर्स नहीं होते हैं. सो नाउ द कॉल्स आर योर कस्टमर्स, ठीक. वो क्यू में चली जाएंगी कॉल्स एंड देन जब डिले काउंटर का मतलब है कि अब वो कॉल्स किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास चली गई हैं और जब कॉल एंड हो जाएगी सो दे विल गो टू द सिंक. लेकिन अब हम इसमें, अभी तक हमारा क्यू का डिसिप्लिन क्या था, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लेकिन अब हम कॉल सेंटर में ज़रा प्रायोरिटी क्यू को सिमुलेट करना चाहते हैं. प्रायोरिटी क्यू का क्या मतलब है कि वो कॉलर्स जो कि प्रीमियम कॉलर्स होंगे उनको हम वेट नहीं कराएंगे इतना, और जो कि नॉन प्रीमियम कॉलर्स होंगे उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सिमुलेट द क्यू विच इज़ नॉट फीफो बट इट इज़ अ प्रायोरिटी क्यू, ठीक. चलें, तो इसमें हम क्या चीज़ चेंज करेंगे, इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं एनिमेशन हट जाएगी, बिकॉज वी डू नॉट नीड एनिमेशन फॉर द कॉल्स. ये वाली एनिमेशन भी नहीं चाहिए. अच्छा, सोर्स अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ से कॉल्स आ रही हैं. तो जस्ट अब आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं. सो आई एम चेंजिंग इट टू कॉल्स अराइवल, ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉल्स दैट कैन कम. अच्छा, अराइवल रेट हमने चले 1 पर मिनट रखा है. क्यू का डिसिप्लिन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक. क्यू का डिसिप्लिन हम करेंगे अब क्या, या तो प्रायोरिटी वाइज या एजेंट वाइज. लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि एवरी कॉल कैन बी ईदर प्रीमियम और नॉन प्रीमियम, ऐसी है. तो इट मीन्स कि यहाँ से जो एजेंट निकलेंगे, इस पॉपुलेशन से जो एजेंट निकलेंगे, अब वो प्रीमियम है या प्रीमियम नहीं है, ये उन एजेंट्स की एक एट्रीब्यूट होगा. इट मीन्स कि हमें खुद से एक एजेंट टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी. बाय डिफ़ॉल्ट जो एजेंट निकल रहे हैं उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है. हमने ये कॉल्स में प्रॉपर्टी डालनी है कि वो प्रीमियम है या प्रीमियम नहीं है. सो फॉर दैट वी हैव टू डिफाइन आवर ओन एजेंट. तो वो कैसे करेंगे, इसी एजेंट लाइब्रेरी में जाएं, एजेंट है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, गो टू द एजेंट टाइप. फॉलो कर रहे, नहीं फॉलो कर रहे, नहीं भी करे, खैर रिकॉर्ड हो रहा है, घर में जाकर आराम से फॉलो कर लें, ठीक. एजेंट टाइप नेम क्या है, नाउ दिस एजेंट इज बेसिकली अ कॉल जो कि आ रही है. नेक्स्ट करें, हमें इसकी एनिमेशन नहीं चाहिए, हम कॉल को किसी बंदे के साथ रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते. सो हमने इसकी एनिमेशन नन करके फिनिश कर लिया है. सो अब कॉल्स अराइवल से क्या निकल के आएंगे, एजेंट निकल के आएंगे जिनका नाम क्या है, कॉल. अब कॉल जो है वो या तो प्रीमियम होगा या प्रीमियम नहीं होगा. तो इट मीन्स कि एवरी कॉल विल हैव एन एट्रीब्यूट डेटा मेंबर जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, इस प्रीमियम. थोड़े ऊप के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. कॉल इज अ क्लास विच रिप्रेजेंट्स एन इनकमिंग कॉल, और हर कॉल या तो प्रीमियम होगी या प्रीमियम नहीं होगी. तो उसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर ऐड किया है जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, इस प्रीमियम. और इसकी टाइप क्या होगी, बूलियन. ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है. सो अब आपके पास क्या होगा, इस एजेंट को हम बंद कर लेते हैं. अच्छा, सो अब कॉल्स अराइवल से किस एजेंट ने निकलना है. अब अगर आपने कॉल्स अराइवल पे क्लिक किया तो आपके पास कौन से एजेंट्स निकलने चाहिए. एक डिफ़ॉल्ट एजेंट टाइप है एजेंट. इससे पहले हमने एक माई एजेंट बनाया था, और अब हमने कौन सा एजेंट बनाया है, कॉल. ठीक है ना, कॉल वॉज एन एजेंट. तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे कि अब आपके पास कॉल्स अराइवल से क्या निकलना चाहिए, कॉल निकलना चाहिए. तो ईच एंटिटी जो कि यहाँ से निकलेगी, इट इज़ एन
इट विल बी अ कॉल, और हर कॉल क्या होगी, हर कॉल के अंदर एक एट्रीब्यूट है विच इज प्रीमियम, ठीक। लेकिन हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, हमने सिर्फ उसका नाम दिया है, उसकी टाइप दी है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की। तो हम चाहते क्या है, नाउ वी वांट कि जब इस अराइवल से वो कॉल्स निकलें तो कुछ प्रीमियम हो और कॉल कुछ नॉन प्रीमियम हो, हम सिमुलेट करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे सिमुलेट करेंगे, आपने सोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप आ जाए ऑन एट एग्जिट। इसका क्या मतलब है कि वो तमाम कॉल्स जो कि इस सोर्स से निकलेंगी, जैसे ही वो एग्जिट करेंगी, अब हमने उसका इस प्रीमियम वाला एट्रीब्यूट सेट करना है कि वो इस प्रीमियम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एजेंट डॉट, ये एजेंट क्या होगा, इट विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कॉल। ऊपरी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉल जो है वो टाइप को रिप्रेजेंट करिए, इट्स अ क्लास, उसका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे एजेंट, ठीक। इसका जो इस प्रीमियम वाला एट्रीब्यूट है हम वो सेट करना चाहते हैं, और वो क्या सेट करना चाहते हैं, कुछ के लिए हम सेट करना चाहते हैं कि वो ट्रू हो, कुछ के लिए हम सेट करना चाहते हैं कि वो फॉल्स हो। तो ये काम हम रैंडमली करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रैंडम ट्रू। रैंडम ट्रू क्या करेगा, रैंडमली प्रीमियम को ट्रू असाइन करेगा, लेकिन कितने को ट्रू असाइन करेगा और कितने को फॉल्स असाइन करेगा। सो इफ़ आई राइट पॉइंट टू हियर, इसका क्या मतलब होगा कि 20% ऑफ द कॉल्स जो कि इस सोर्स से निकलेंगी उनका जो इस प्रीमियम एट्रीब्यूट है वो ट्रू हो जाएगा, और बाकी जो 80% है उनका एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी रैंडमली बारी बारी यहाँ से कॉल्स आ रही हैं, तो रैंडमली उन कॉल्स का जो इस प्रीमियम एट्रीब्यूट होगा, कुछ कॉल्स रैंडमली प्रीमियम होंगी, कुछ कॉल्स रैंडमली प्रीमियम नहीं होंगी। तो कितनी प्रीमियम होंगी कितनी प्रीमियम नहीं होंगी वो हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि कम कॉल्स प्रीमियम है और 80% कॉल जो है वो नॉन प्रीमियम है। ऐसे ही होता है, प्रीमियम नंबर्स आपके पास कम होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं क्यू पे। अब क्यू का डिसिप्लिन हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करना, क्यू का डिसिप्लिन हमने चेंज करना है। तो देयर आर अदर डिफरेंट ऑप्शंस, वन इज़ प्रायोरिटी बेस्ड एंड अदर इज़ एजेंट कंपैरिजन। प्रायोरिटी बेस पे हम बाद में जाते हैं, हम पहले जाते हैं एजेंट कंपैरिजन पे। एजेंट कंपैरिजन का क्या मतलब है कि जब इस क्यू में 2 एजेंट्स हों, ठीक, तो आप एजेंट 1 को एजेंट 2 पे कब प्रेफरेंस देंगे। सो वन एजेंट इज प्रिफर्ड ओवर अनदर एजेंट व्हेन, क्या एजेंट 1 को आप कब प्रेफरेंस देंगे एजेंट 2 पे, जब एजेंट 1 जो है वो क्या हो, इस प्रीमियम हो, ठीक, और जो एजेंट 2 है एंड एजेंट 2 जो है वो प्रीमियम ना हो। तो प्रीमियम ना हो के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट का साइन डाल देंगे। इफ़ यू रीड इट लाइक दिस, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, एजेंट 1 विल, यहाँ पे एजेंट 1 इज प्रिफर्ड टू एजेंट 2 व्हेन विच कंडीशन इज ट्रू, व्हेन एजेंट 1 इज प्रीमियम, इस प्रीमियम इज ए बुलियन वेरिएबल, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, एंड एजेंट 2 इज नॉट प्रीमियम, जो प्रीमियम नहीं होगा इसके साथ जब हम नॉट लगाएंगे तो वो भी ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू दे देगा। सो एजेंट 1 विल बी प्रिफर्ड और एजेंट 2 जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इस क्यूइंग को हम कहते हैं एजेंट कंपैरिजन, यानी आप एक एजेंट को दूसरे पे फोकिया देते हैं, आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, डिले में आपको चेंज नहीं करेंगे, सिंक में आपको चेंज नहीं करेंगे। एंड देन लेट्स रन इट। एरर है, कैंसल, नोड कैन नॉट बी, अच्छा यहाँ पे हमने नोड लिखा था, अब नोड को हटा देंगे, एजेंट लोकेशन पाथ वगैरह कुछ नहीं रहा, हमने वो सब कुछ डिलीट कर लिया है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, और इसी तरह डिले में भी। जो नोड है इसको हम इसको So now this is not first in first out,
कॉल्स अराइव होंगी, कुछ इसमें प्रीमियम होंगी, कुछ नॉन प्रीमियम होंगी। क्यू में जब जाएंगी और क्यू से जब डिले पे जाएंगी तो किसको फौकियत दी जाएगी? जो प्रीमियम कॉलर्स होंगे वो पहले जाएंगे, जो नॉन प्रीमियम होंगे वो पहले नहीं जाएंगे। सो नाउ क्यू का साइज़ अब डिफरेंट तरीके से चेंज होगा। ठीक, सो दैट वाज फॉर, आगे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं जो कि इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में करते हैं। दैट वाज ATM, सॉरी एनीलॉजिक फॉर सिमुलेशन ऑफ ATM मॉडल। आप में से मुझे पता है मेजॉरिटी को समझ नहीं आई।